योगेंद्र जी, हालांकि मुझे नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल के बारे में आप एक इंडिपेंडेंट अपनी राय अभी भी बिना कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस को याद किए हुए रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है योगेंद्र जी, इस पर आपकी कुछ राय है क्या कि मोदी रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह को पीएम बनाएंगे, योगी जी को हटा देंगे? मैं शांतनु जी की बात से सहमत हूँ और उनकी बात का विस्तार करते हुए कहूँगा कि ना अरविंद केजरीवाल के उस बयान पे बहस होनी चाहिए, ना 400 पार पे बहस होनी चाहिए, ना मंगलसूत्र पे बहस होनी चाहिए, ना भैंसों पे बहस होनी चाहिए। ये सब फिजूल बातें हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी कई बातें कहीं वहाँ हमारे साथी गुप्ता नहीं शांतनु जी, संजय शर्मा जी ने कही। मैं दो बातों पे सहमत हूँ, पूरी शायद सहमत नहीं हो पाऊँगा। पहला तो ये, पंकज शर्मा जी ने कही, माफ़ कीजिए, पूरी बातों से सहमत मैं नहीं हो पाऊँगा। पहला तो ये कि 303 के नीचे जैसे ही बीजेपी गई, ये 400 पार का डंका इतना बजा दिया है कि 303 से नीचे जाने पे इनकी हार गिनी जाएगी। मेरे हिसाब से बहुत नीचे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से समझा जाए, मैसेज यही जाएगा कि लीजिए, बात कर रहे थे 400 पार, निकल गए 300 से नीचे, तो एक तो हार गिनी जाएगी। दूसरा, मैं इससे भी सहमत हूँ कि ये चुनाव पार्टियों से ज़्यादा पब्लिक लड़ रही है। शायद वैसी एंटी मोदी वेव नहीं है जैसा पंकज जी को लग रहा है, लेकिन पब्लिक लड़ रही है, मैं इससे सहमत हूँ। तीसरा, जो शांतनु ने ये कहा, मैं एक सहमत हूँ कि देखिए, हमारे तो अपने आग्रह हैं, हो सकता है यशवंत भाई के भी हों, कई बार इनके ट्वीट्स में मुझे आग्रह दिखाई देता है, पोल्स में हो सकता है चारों के पर्सनल कैपेसिटी में होते हैं, तो चारों के आग्रह होते हों, मैं मान के चलता हूँ, सबके होते हैं, इंसान है, सबके एग्जैक्टली मैं मान के चलता हूँ, चारों जो बैठे हैं उनके आग्रह हैं, और जो अपने आग्रह को खुल के टेबल पे रख दे वो ज्यादा ईमानदार है, जो दबा के रखे वो थोड़ा सा कम। मान लीजिए चारों लोगों के आग्रह हैं, चारों के बायस हैं। मुझे अच्छा लगा शांतनु जी ने खुल के कहा, मैं भी खुल के कहता हूँ, मैं एक राज्य कार्यकर्ता हूँ, आपने बताया मैंने क्या पक्ष लिया है, इसलिए दर्शक हमारी बात पे क्यों विश्वास करें। मैं कहता हूँ आप मत कीजिए, आप घर से बाहर जाइए, पोलस्टर वगैरह 4 तारीख को आएंगे, आप 10 ऐसे बिल्कुल साधारण लोगों से बात कीजिए जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ शांतनु जी, और 10 ऐसे साधारण लोगों से, कोई पार्टी एक्टिविस्ट नहीं, बड़े लोग नहीं, मिडिल क्लास, बिल्कुल साधारण लोगों से बात कीजिए जिन्होंने पिछली बार 2022 में, क्योंकि सबसे नज़दीक 2022 है, जिसमें उन्होंने सपा या कांग्रेस को वोट दिया हो। अगर आपको ये लगे कि कुछ लोग जिन्होंने बीजेपी को 2022 में वोट नहीं दिया था वो अब देने वाले हैं, तो निश्चित ही शांतनु जी की बात सही है, फिर तो 62 से 72 जाएगी, 72 क्यों साहब, 80 जाना चाहिए। और अगर आपको लगे कि सपा वाले कम हो रहे हैं और ये बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल उनकी बात सही है। अगर आपको लगे कि दोनों जहां पे थे वहीं पे हैं 2022 की तुलना में, उसके वोटर भी टिके हुए हैं, इसके भी टिके हुए हैं, इसका एक घटता है तो उसका भी एक घटता है, दोनों बराबर हैं, ऐसे में 62 पे मामला नहीं टिकेगा, ऐसे में बीजेपी कोई 57-58 पे जाएगी। ये तो सिंपल गणित है अगर 2022 के हिसाब से करें तो। और अगर आपको ये दिखाई दे कि भाई सपा और कांग्रेस वाले तो टिके हुए हैं, बीजेपी में छोटी सी कटौती हो रही है, बहुत छोटी सी, 1/6, हर 6 में से 1, हर 7वें में से 1, हर 5वें में से 1, तो बीजेपी 50 पे नहीं टिकती। तो आप चारों पे विश्वास मत कीजिए, आप खुद बाहर निकलिए, चेक कीजिए। तो ये सब तर्क, ये आइडिया अच्छा है। और यशवंत, टर्नआउट, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। और ये सब की बहस में मैं कतई नहीं जाता, अच्छा, क्योंकि इरेलेवेंट बात है, अभी तर्क तो ये था ही नहीं मेरा कि टर्नआउट हो, टर्नआउट वगैरह को छोड़ दीजिए। बीजेपी का सांगठनिक आधार पहले भी था, आज भी है, खत्म नहीं हुआ है, बीजेपी की स्ट्रेंथ है, मगर वो कोई नई चीज नहीं है, वो हमेशा रही है, दैट्स ए कांस्टेंट। तो आप सिर्फ जाके ये पता कर लीजिए। मेरा अनुभव ये रहा, मैं आपको बता देता हूं, और आप बिल्कुल चेक कीजिए। मैं उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के ऐसे वोटर से नहीं मिला जो कि इस बार उनसे छिटक रहा हो। बीजेपी के अधिकांश वोटर उनके साथ हैं। आज की तारीख में योगी और मोदी बीजेपी में लोकप्रिय हैं, उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं उनसे असहमत हो सकता हूं, मुझे गुस्सा आ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वो लोकप्रिय हैं।
लेकिन पहले की तुलना में मुझे दिखाई दिया हर चौथा वोटर बीजेपी से, तीसरा चौथा वोटर बीजेपी से छिटक रहा था। ओके, जिसने पिछली बार दिया था और इस बार वो कह रहा नहीं अपने दूंगा। मुंह से कह रहा था हाँ पिछली बार दिया था, इस बार नहीं, तो मैं उसको कम मानता हूं। एक बार तो मैंने उसमें डिस्काउंट लगा दिया कि शायद हो सकता है मुझे ज्यादा बोल रहे हो या मुझे ज्यादा सुन रहा हूं, मेरा भी बायस हो सकते हैं। हर छठा सातवां वोटर निश्चित छिटक रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगे, आप मेरी बात पे मान लेना, ठीक है। बढ़ते हुए लगे तो और- शांतनु जी की और बात ये को योगेंद्र मान जी लेना। आइडिया इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ऐसे में जब कोई प्रॉपर फॉर्मल पोल नहीं आ रहा है तो ऐसे में लोग खुद ही अपना पोल कर लें तो बेटर हो। जैसे शांतनु ने कहा ना कि मैंने 20 लोगों को 50 लोगों को फोन किया। यशवंत, ये बार बार ये जो बात कही जाती है, इसके बाद खत्म करेंगे, टाइम भी हो रहा है, कि जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार जनता चुनाव, भाई जनता चुनाव कैसे लड़ती है मैं तो समझ नहीं पाया आज तक, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं। जनता चुनाव लड़ती है तो या तो वोटर टर्नआउट बढ़ता है, कम होता है, लोग दिखाई, जैसे शांतनु कह रहे हैं, लोग सड़क पे दिखाई देते हैं, वेव दिखाई देती है। ये जनता चुनाव कैसे लड़ती है? नहीं, जनता चुनाव अगर लड़ रही है, लड़ना भी चाहिए जनता को चुनाव, लेकिन जनता को जब चुनाव लड़ना होता है तो साथ में उसको उत्साहित करने वाला, निकाल करके बाहर ले जाने वाला एक तंत्र भी होता है। जनता तो चुनाव लड़ रही थी मध्य प्रदेश में, क्या हुआ? समस्या यह है कि भाजपा के नेता जब जब समझते हैं कि मामला हिल रहा है तो वो अम्बेडकरवादी हो जाते हैं। और अम्बेडकरवादी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको तुरंत अम्बेडकर जी की एक लाइन याद आती है, संगम शरणम गच्छामि। और फिर उसके बाद में उनके पास में जो उसका एक बैकअप है मातृ संस्था का, वो बैकअप ऐसा है जो मध्य प्रदेश में हार के मुंह से जीत निकाल करके डिलीवर कर देता है। मध्य प्रदेश इतना पास में है, और मैं तो अगेन मैं बोल रहा हूं कि मैं हाथ जला के मुंह जला के बात बोल रहा हूं। मुझे असहमति होती है जी। अगर हार के मुंह से जीत निकाल ली, ये कहना तो मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि जीत बहुत बड़ी थी भाई। मैं यही कह रहा हूं, बहुत कि बड़ी जीत थी। इसका मतलब लोगों ने पहले ही मन बनाया हुआ था। अगर नहीं, इसका मतलब केवल यह है कि जो 10 में से 4 लोग, अगर आपको जैसे योगेंद्र जी कह रहे हैं, बोलिए कि जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था अब कह रहे हैं कि वो अनमने हैं। हाँ। क्या वो अनमने लोग, उनसे एक सवाल और पूछिए, हाँ। क्या वो इतने अनमने हैं कि अब नरेंद्र मोदी को छोड़ करके राहुल दूसरे को गांधी को वोट देंगे? हाँ। या इतने अनमने हैं कि हम अनमने हैं, हम घर बैठेंगे? अब जब अनमने हैं हम घर बैठेंगे वाले पे जाएंगे तो वहां पर संगम शरणम गच्छामि शुरू होता है। अच्छा, कि जो कि इनको अनमना लाइए। है उसको उठा करके भी पोलिंग बूथ पे ले जाएं। सवाल यहां पे ये है, और ये मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि पॉपुलैरिटी एक तरफ, सरकार एक तरफ, नाराजगी एक तरफ, या जनता चुनाव लड़े एक तरफ, ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चुनाव का जो मैकेनिज्म है, चुनाव का जो इलेक्टोरल मैकेनिज्म होता है मानक, वो संगठन की क्षमता पे होता है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैं हाथ जला के मध्य प्रदेश से निकला हूं और मैं मान रहा हूं कि मैं वहां गलत हो गया। मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं एक पोस्टर के तौर पे, क्योंकि हम केवल आंकड़े गिन रहे थे। जो लोग घर में बैठ के हमको बता रहे थे कि हम साहब अनमने हैं, हम नाराज नहीं है लेकिन हम ऊब गए हैं, हम उन आंकड़ों को नाप रहे थे और हम ये मान के चल रहे थे कि इन अनमने लोगों को कांग्रेस मध्य प्रदेश में तो मजबूत है, वो वोटर तक वो पोलिंग बूथ तक ले जाएगी। लेकिन कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर मध्य प्रदेश में गिर गया है, इसकी कल्पना मुझे भी नहीं थी और वो आंकड़ों में नहीं परिलक्षित हो रहा था। तो अब मध्य प्रदेश के बाद से मैं तो रिबूट बटा करके पॉइंट टू स्क्वायर वन हो गया हूं कि अगर मैं ये भाजपा के विरोध में जो लोग सोचते हैं उस तरीके से आकलन करें कि जनता का चुनाव है, जनता मन बना चुकी है, अगर मैं उनकी बात भी मान लूं तो बंधु, वो जो मन बना चुकी है उसको पोलिंग बूथ तक ले जाने वाला अपरेटस उसका है या नहीं है। और अंत में ये बात देखिए, बायसेस अपनी जगह पे सब मैं मानता हूं होने चाहिए, हर व्यक्ति है, हर किसी का अपना आकलन का एक वो भी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो मैं हूं वो अलग है। एक आकलन करने के लिए एक प्रोफेशनल के तौर पे जो हूं वो अलग है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि कुछ चीजें हैं जो आंकड़ों से सामने आती है, कुछ चीजें जो केवल आंकड़ों में नहीं पता लगती मानक। और मैं अब उन चीजों को ज्यादा आकलन एक पत्रकार की हैसियत से नापने की कोशिश करता हूं कि जो मुझे आंकड़ों में नहीं दिखाई देता, और जो आंकड़ों में नहीं दिखा वो मध्य प्रदेश मुझे नहीं दिखाई दिया और मैं गलत हो गया। ओके,
योगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे? दो क्विक बात, मैंने अनमना शब्द नहीं कहा, मैं तो केवल उन लोगों की बात कह रहा था जो अपने मुंह से कहते थे पिछली बार बीजेपी को दिया, इस बार कांग्रेस को देंगे, सपा को देंगे। अगर ऐसा होता कि सारे और बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशन क्षमता ना होती तो मैंने कहा फिर तो 100 सीट की बात होती बीजेपी की, इसीलिए हम 200 से ऊपर या 250 बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास वो सब क्षमता है। अगर ये मान ले कि संघ हमेशा जिता सकता है तो भैया फिर अगले 50 साल इस देश में कोई चुनाव पलटेगा ही नहीं। हमेशा की तो बात नहीं है उसमें, और योगेंद्र जी, एक जो हमेशा की बात कांस्टेंट नहीं है, जी। देखिए मेरे को जो सोशल साइंस में शुरू में बताया गया था कि कांस्टेंट को कभी भी चेंज की एक्सप्लेनेशन के रूप में इस्तेमाल ना करें। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहली बार चुनाव में आ रहा होता तो मैं कहता कि ये नया फैक्टर है जो बदल सकता है, ये तो एक कांस्टेंट फैक्टर है ना, ये है। अब वोटर का चेंज होना क्या उस कांस्टेंट को बदल देगा, वो एक प्रश्न है। खैर ये बहस चलती रहेगी और इसका सॉल्यूशन यही है कि जाके लोगों से बात की एक क्विक पॉइंट, उसके बाद शो खत्म करूंगा। बड़ा दिलचस्प था इसीलिए लंबा भी हो गया। कांस्टेंट आरएसएस तो है, लेकिन ये भी तो मान लीजिए कि उनकी तुलना में जो विपक्ष का एपरेटस और पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो कमजोर हो गया। तो उस लिहाज से कमजोर नहीं, आरएसएस का कांस्टेंट और दूसरी पार्टी अगर संगठन कमजोर हो गया तो जाहिर है कि बीजेपी को उसका फायदा होगा। भाई वो भी कांस्टेंट है, इनका कमजोर होना। अगर इस देश का विपक्ष स्ट्रांग होता, अगर इस देश का विपक्ष इस स्थिति में होता कि एक अट्रैक्टिव एजेंडा लगा के बड़ा चेहरा लेके ठीक से कैंपेन करता तो बीजेपी 100 सीट पे ना आती। ये 250 पे किस लिए दिख रही है? इसीलिए दिख रही है। ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात के लिए समय निकालने के लिए। अगर आप हमारे ये शो दोबारा देखना चाहें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।